हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15-16 दिसंबर से आपके सीटेट का पेपर शुरू होने वाले हैं और उसी के में फर्स्ट पेपर में जो ईवीएस का सेक्शन रहता है ना 30 नंबर का, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। और ईवीएस के लिए ये कंप्लीट रिवीजन होगा। आप कंप्लीट मैराथन कह सकते हैं या एक कंप्लीट रिवीजन कह सकते हैं। मतलब ये आज जितना भी हम टॉपिक या एनसीईआरटी जितने भी कवर करेंगे पेडागोजी, तो इससे अलग आपको कुछ भी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट रिवीजन होगा ईवीएस का। उसमें पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी जो कंटेंट का पोर्शन रहता है 15 नंबर का, वो भी कवर हो जाएगा। और इस एक वीडियो को देखकर आपके 25 प्लस आराम से आ सकते हैं। और 20 प्लस तो मतलब 20 तो गारंटिड है कि आएंगे ही आएंगे, अगर आप इस एक वीडियो को ध्यान से समझ लेते हैं और जो भी पॉइंट्स आपको मतलब इसमें बताए गए हैं उसको आप नोट्स बना लीजिए। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। और हाँ, इससे अलग एक सिर्फ आपको पीवाईक्यू का सेट लगाना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर 30 पेपर हुए थे ना, उनको ज़रूर आप एक बार सॉल्व कीजिए। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के पेपर को सीटेट में पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पिछले बार पूछे गए हैं और इस बार कितना लेवल बढ़ सकता है इस क्वेश्चंस का। ठीक है डियर, तो सिर्फ ये एक वीडियो आप देखिए और इससे अलग सिर्फ पीवाईक्यू का सेट लगाइए और कुछ भी नहीं है आपको देखना। कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो टोटल एनसीईआरटी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी टोटल इस एक वीडियो से आपकी कवर हो जाएगी 30 नंबर की। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 25 प्लस आपके इसमें आ जाएंगे आसानी से। लेकिन 20 प्लस तो गारंटिड हैं कि आएंगे ही आएंगे, अगर आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो, और पॉइंट आउट करते हैं अपनी बुक में, नोटबुक में। ठीक है डियर, तो ये कुछ प्रोसेस स्किल्स हैं इन ईवीएस। ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इन्फरिंग एंड प्रेडिक्टिंग, ये कुछ 6 प्रोसेस स्किल्स हैं। ये साइंस की प्रोसेस स्किल्स हैं, लेकिन हम इनको ईवीएस में भी पढ़ते हैं। ठीक है डियर, अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, संप्रेषण, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना। Process skills in EVS. By using these skills, students can gather information, test their ideas, and construct scientific explanations of the world. ये जो प्रोसेस स्किल्स हैं, इनका यूज़ करके बच्चे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी, और टेस्ट देन आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को, संसार की मतलब निर्माण कर सकते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस का संसार के बारे में। ठीक है डियर, मतलब बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। मतलब ये जो प्रोसेस स्किल्स है ना, हमें ये सिर्फ ये नहीं पढ़ने कि ईवीएस में बस 6 सब ये प्रोसेस स्किल्स हैं, हम इनको 1 बाय 1 रट लें, ऐसे तो कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन हम इन्हें समझें और इन्हें बच्चे में कैसे डेवलप करना है ये जानें, और इन्हें स्टूडेंट्स में, बच्चे में कैसे डेवलप करना है, यही हमें आना चाहिए। ओके, ये फर्स्ट प्रोसेस स्किल है ऑब्जर्विंग। मतलब बच्चा ऑब्जर्व करके सीखे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के जो उसका एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करे और तब सीखे। मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पे करे। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द लर्नर विल बी ब्लाइंड फोल्डेड एंड मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द सेंस ऑफ टच। मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उनके थ्रू बच्चा सीखे। सेंस ऑफ टच, टच के थ्रू मतलब बच्चा सीखे और ऑब्जर्व करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। ये होगी आपकी फर्स्ट प्रोसेस स्किल्स। सेकंड है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मतलब बच्चे में हमें क्लासिफिकेशन का गुण डेवलप करना है कि वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है, जैसे लिविंग, नॉन लिविंग, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। जैसा कि आपका चैप्टर एनिमल्स का ईवीएस में
कि विल्ड एनिमल्स को अलग मतलब अलग क्लासीफाई करे और पेट एनिमल्स अलग, इस तरीके से मतलब चीज़ों का क्लासिफिकेशन बच्चे में आना चाहिए। क्लासिफिकेशन का जो गुण है वो हमें बच्चे में डेवलप करना है। बच्चा क्लासीफाई करना सीख पाए चीज़ों को, और मीज़रिंग मापन कर पाए। ये भी हमें जो प्रोसेस स्किल है मीज़रिंग, ये भी हमें बच्चे में डेवलप करनी है। द लर्नर विल यूज़ टेक्नोलॉजी इन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए टॉय ट्रक। मतलब वो टॉय ट्रक की स्पीड को फाइंड आउट कर सके, इस तरह की मतलब उसका माइंड हमें डेवलप करना है कि उसका उसमें मीज़रिंग का गुण डेवलप हो सके, वो चीज़ों को मीज़र करना सीख पाए, मापन का गुण उसमें डेवलप हो। कम्युनिकेटिंग संप्रेषण, मतलब हमें बच्चे में कम्युनिकेटिंग का जो गुण है वो डेवलप करना है। संप्रेषण मतलब अगर हम कुछ सिखा रहे हैं कि बच्चे को क्लास में और वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए उसे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा। मतलब डिस्कशन कराना स्टूडेंट्स का ज़रूरी है। द लर्नर विल डिस्कस पॉसिबल एरर्स विद अदर क्लासमेट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस को ही डिस्कस करें, डिस्कशन ज़रूरी है, चाहे हम अपनी एरर्स को ही डिस्कस करें क्लासमेट्स के साथ बच्चे। ठीक है डियर, हमें कम्युनिकेटिंग का जो गुण है, संप्रेषण का गुण है, ये बच्चे में डेवलप करना है। मतलब बच्चे आपस में अपने सक्सेस, अपने फेलर्स, अपनी एरर्स सब कुछ डिस्कस करें आपस में और उन्हें सोल्व करें। जो डिस्कशन का गुण है ना, मतलब संप्रेषण का, ये हमें बच्चे में डेवलप करना होगा। फिफ्थ है इन्फरिंग, निष्कर्ष निकालना। मतलब हम बच्चों के सामने कुछ सिचुएशंस लाएं और उनको कहें कि ये ऐसे ऐसे है और इसमें लास्ट में ऐसा होता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। लास्ट में आप अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालें, इन्फर करें। जैसे कि कॉलबर्ग की थ्योरी है ना, नैतिक विकास के सिद्धांत की जो उन्होंने थ्योरी दी है कॉलबर्ग में, उन्होंने उसमें ऐसे ही कुछ बच्चों का ग्रुप्स लिया और उनसे एक सिचुएशन उनके सामने रखी और उनसे पूछा, अगर आप इस सिचुएशन में होगे तो आप क्या करोगे। तो हमें इसे इन्फरिंग की जो प्रोसेस स्किल है ये बच्चे में डेवलप करनी है। उनका खुद का माइंड किस सिचुएशन में कैसे वर्क करता है, ऐसे हमें वो उनमें डेवलप करना है। वो इन्फर कर पाएँ, किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएँ। ओके, चीज़ों को कॉन्क्लूड कर पाए, मैं कॉन्क्लूज़न निकाल पाएँ किसी सिचुएशन का, किसी भी टॉपिक का। द लर्नर विल राइट ए कॉन्क्लूज़न एट द एंड ऑफ ईच इन्वेस्टिगेशंस। मतलब किसी भी सिचुएशंस को कॉन्क्लूड कर पाएँ, कॉन्क्लूज़न पर पहुंच पाएँ स्टूडेंट्स। हमें ये जो प्रोसेस स्किल है ये बच्चे में डेवलप करनी है। 6 प्रोसेस स्किल है प्रेडिक्टिंग, यानी कि अनुमान लगाना। हमें बच्चा किसी भी सिचुएशंस के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अनुमान लगा पाए, ये स्किल हमें बच्चे में डेवलप करनी होगी। द लर्नर विल प्रेडिक्ट व्हाट इज एपॉक्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन यूजिंग द सेंस ऑफ टच। ओके, बच्चे में हमें अनुमान का गुण भी डेवलप करना है। अनुमान कैसे, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे पहले ही अनुमान लगा पाएँ कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे हो सकता है, या ऐसा ये ऐसा भी हो, इस तरीके से मतलब उनमें अनुमान का गुण भी हमें डेवलप करना है बच्चे में। तो ये हुई प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग, क्लासीफाइंग, मीजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इन्फरिंग एंड प्रेडिक्टिंग। ऑब्जर्विंग, अवलोकन, बच्चे ऑब्जर्व करके सीख पाएँ, अवलोकन करके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर पाएँ। और बच्चों को क्लासीफाइंग का गुण हो बच्चों में, बच्चे चीज़ों को वर्गीकरण कर पाएँ वो चीज़ों का। जैसा लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, इस तरीके से मतलब अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर पाएँ चीज़ों को बच्चे। ये हमें स्किल बच्चों में डेवलप करनी होगी। मीजरिंग, मापन का गुण डेवलप करना होगा। और कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण, मतलब अपनी बात को सही से कम्युनिकेट कर पाएँ, सही से समझा पाएँ दूसरे को, ये गुण हमें बच्चे में
डेवलप करना होगा। इन्फरिंग निष्कर्ष निकालना मतलब किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएँ, एक सिचुएशंस उनके सामने रखें और उनसे कहें कि आप इसका एक कंक्लूज़न दें। आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे डील करेंगे, आप इसका एक कंक्लूज़न दें। इस तरीके से मतलब ये सब जो प्रोसेस स्किल हैं ये हमें बच्चों में डेवलप करनी होंगी। प्रेडिक्टिंग अनुमान लगाना, बच्चे सही से किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगा पाएँ। तो ये हमारी हुई कुछ प्रोसेस स्किल्स ईवीएस की। ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, इन्फरिंग, प्रेडिक्टिंग। ओके, अब कुछ ईवीएस में कुछ थीम्स होती हैं, थीम्स ऑफ ईवीएस। ये जो 6 थीम्स है ना, ये ब्रॉड थीम्स हैं ईवीएस की। इनसे एक क्वेश्चंस पक्का है जो ईवीएस में आना ही आना है। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप एक नंबर ये पेपर में ही देख रहे हैं अपने, तो एक नंबर थीम्स से पक्का है ईवीएस में आना। तो ये कुछ ब्रॉड थीम्स हैं ईवीएस की। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मे कैन डू। तो ये कुछ सब नहीं ब्रॉड थीम्स हैं ईवीएस की। कुछ ब्रॉड सब थीम्स भी हैं, हम आगे वो डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप फैमिली में रहते हैं, आपका जन्म होता है फैमिली में और आप खाना खाते हैं, आपको फिर पानी भी चाहिए खाने के बाद, फिर मतलब शेल्टर भी चाहिए आपको, फिर आपको घूमना भी है भाई, ट्रैवल भी करना है, और फिर कुछ तो आप करेंगे ट्रैवल पे जाके, थिंग्स वी मै कैन डू। और ऐसे ही आपकी थीम्स हैं ईवीएस की। 6 ब्रॉड थीम्स हैं और इनकी कुछ सब थीम्स भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली पेपर में एक कुछ पूछ लिया जाएगा कि इनमें बताइए कि ब्रॉड थीम कौन सी है या सब थीम, इसमें से सब थीम कौन सी है। इस तरीके करके आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। टोटल कितनी थीम्स हैं? 6। कौन सी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, थर्ड वाटर पानी यानी कि, शेल्टर घर, ट्रैवल यात्रा, थिंग्स वी मे कैन डू। ये 6 ब्रॉड थीम्स हैं ईवीएस की। कुछ अब इनके सब थीम्स भी हैं। सब थीम्स ऑफ ईवीएस हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स की। ये कुछ सब थीम्स हैं, 4 सब थीम्स हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स में। फर्स्ट है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम्स हैं। अगर आप जो मेजर थीम्स हैं ना, ब्रॉड थीम्स हैं, इनको पक्का याद रख लो तो आपको ये जो फिर सब थीम्स हैं ना, इन्हें ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डियर। ये फूड की कुछ सब थीम्स हैं। फूड में कितनी है? 5। कौन कौन सी? टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर्स। ये फूड की कुछ सब थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स में कितनी है? 4। और फूड में कितनी है? 5। टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर्स एंड हंगर। ओके, मेनली तो आप ब्रॉड जो थीम्स हैं उन्हीं को याद रख लीजिए, फिर आपको सब थीम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। शेल्टर मतलब इज़ नॉट जो है ना, इस पर आप ध्यान दें, विशेष ध्यान दें नॉट पर। नॉट, एक्सेप्ट, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये हमारे क्वेश्चंस गलत करा देते हैं ज़्यादातर, तो आप इन पे ध्यान दें कि कहीं क्वेश्चन में नॉट या एक्सेप्ट तो नहीं है। बट इस क्वेश्चन में तो है ना, तो इसमें आप उसी हिसाब से क्वेश्चन आंसर पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। शेल्टर ये तो है। थिंग्स वी मैं कैन डू ये भी है। वर्क एंड प्ले क्या ये है? आप बताएं। फूड ये भी है। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन हुआ? वर्क एंड प्ले, क्योंकि हमारे से गलत ही पूछा गया है और यही हमारा ऑप्शन सही भी है। ओके डी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स, ये कुछ पेडागोजिकल, जो पेडागोजी 15 नंबर की आती है ना, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। An attempt has been made by NCERT to develop a deep and interrelated understanding of each themes। मतलब NCERT का एक
अटैम्प्ट है ये, मतलब कोशिश है कि उस एक डेवलप करना, विकास करना किस चीज़ का, एक डीप इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम्स। ये जो थीम्स है ना, इनको डीप गहरी इंटर रिलेटेड कर पाए। मतलब इंसान की लाइफ जो है वो इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलग, ये इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटे हैं चीज़ों को, या सब्जेक्ट्स को, या थीम्स को, उनको इंटर रिलेट करके देख पाएँ। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। Each themes begins with the key questions in a language suitable for children. One also needed to tackle the difference of gender, class, culture, religion, language, geographical locations, etc. मतलब हमें बच्चों को क्लासीफाई नहीं करना, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करना उनके जेंडर के बेस पे, उनकी क्लास के बेस पे, उनके कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब के बेस पे हमें बच्चों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि ये इस जेंडर के हैं तो यहाँ बैठे हैं, इस तरीके से मतलब क्लासीफाई नहीं करना क्लास के बेस पे, उनके कल्चर के बेस पे। उनको मतलब डिफरेंस नहीं करना बस हमें बच्चों को, ना उनके जेंडर के बेस पे, ना क्लास के, ना कल्चर के। ओके, इवोल्यूशन ऑफ कोर्स शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जो इवोल्यूशन है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। एंड द चिल्ड्रन शुड बी असिस्ट एज शी ही ऑब्जर्व। मतलब बच्चों का असिस्मेंट ऐसे नहीं, पेन पेंसिल के थ्रू नहीं असिस्ट करना चाहिए बच्चों को कि बस एक पेन पेंसिल टेस्ट ले लिया और उसी के हिसाब से उनको असिस्ट करें। नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करें, उनसे क्वेश्चंस पुटअप करें, क्वेश्चंस पूछें आज, और उनसे कुछ ड्राइंग वगैरह करा लें, ड्रॉज कुछ डिस्कस करें बच्चों से ग्रुप्स में। मतलब कुछ उन्हें डिस्कशन कराएं उनका ग्रुप्स में, उसको आप ऑब्जर्व करें और उसके हिसाब से उनको असिस्ट करें। ठीक है डियर, ये हुआ इवोल्यूशन की बात कि कंटिन्यूस प्रोसेस हो और असिस्ट किया जाए उनको ऑब्जर्वेशन के बेस पे, उनसे क्वेश्चंस पूछ के या उनको उन डिस्कशंस ग्रुप में डिस्कशंस करा के। इन EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus. Why? मतलब पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय EVS विषयों को प्रस्तावित किया गया है। इंग्लिश का सेक्शन ही देख लें। इन EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus। मतलब इसमें थीम्स को क्यों रखा गया है टॉपिक्स की जगह EVS के सिलेबस में। टू इन्हेंस द एनवायरमेंटल कंप्रीहेंशन ऑफ द लर्नर। शिक्षार्थियों की पर्यावरणीय समझ को बढ़ाने के लिए, शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। थीम आधारित EVS लेन देन विषयों की तुलना में आसान है। EVS में अध्यायों को कम करने के लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं कि अध्याय को कम करना, ऐसा तो नहीं है। हमारे से पूछा क्या गया है, मतलब क्यों थीम को रखा गया है EVS में, तो फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर लोकल एनवायरनमेंट। यही सही है, बी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, तो हम आगे बढ़ चलते हैं। मैप और डायरेक्शंस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज़रूर, एक से दो क्वेश्चंस आपसे मैप से पूछा जाएगा। मैप और डायरेक्शन से रिलेटेड आपसे इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई है, मतलब कुछ भी नाम रख लीजिए, इसके सचिन या मोहन वेस्ट से इतने मीटर पे चला और फिर उसने वहाँ से राइट टर्न ले लिया, फिर वहाँ से उसने लेफ़्ट टर्न लिया और फिर वहाँ से उसने लेफ़्ट टर्न ले लिया, और अब वो अपनी जो जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से कितनी दूरी पर वो पहुँच गया है। इस तरीके से आपको डायरेक्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए। मैप ज़रूर सोल्व करके जाएं, एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से ये कुछ डायरेक्शंस हैं, आप इनको ध्यान से देखें और इनको
पेपर में जाने से पहले मतलब सही से डायरेक्शंस का नॉलेज आप ले लीजिएगा। मैप देखिए ध्यान से, और इसको इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब बहुत आपको मिल जाएंगे, आप उनको सोल्व कीजिए। या आप मैप है इंडिया का, इसको ध्यान से देखिए कहाँ मतलब कौन सा राज्य कहाँ है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। जैसे कि लद्दाख नॉर्थ में है और केरला साउथ में जस्ट नीचे बिल्कुल, और गुजरात वेस्ट इधर है, वेस्ट में। मतलब कितना एरिया किस समुद्र से लगता है, किस राज्य का, इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में बन जाते हैं। यानी मतलब जैसा कि राजस्थान की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं, किस राज्य से। ये आप मैप मतलब ध्यान से देख लीजिएगा। नॉर्मली तो सभी के मोबाइल, आप अपने मोबाइल में देख लें, या एक मैप ला के अपनी दीवार पे लगा लें आते जाते, मतलब उस पर नज़र सी रहेगी, और आप उस इस तरीके से आपको जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जैसा कि आप ये मान लें कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, या उत्तराखंड के वेस्ट में कौन सा राज्य पड़ता है, या दिल्ली के नॉर्थ में कौन सा राज्य पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं पेपर में। ओके, तो मैप को सॉल्व कीजिए सही से, अच्छे से। इससे एक दो क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्शंस पे हो कि कौन कब कहाँ चला, और फिर अपनी मौजूदा स्थिति से वो कितनी दूरी पर है, इस तरीके के क्वेश्चंस, या किस राज्य से किस राज्य की सीमा मिलती है या नहीं मिलती है। ये कुछ एनसीएफ की रिकमेंडेशंस हैं, आप देख सकते हैं एनसीएफ ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं बच्चों के लिए। एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मतलब जो बच्चे की स्कूल लाइफ है ना, उसे उसकी रियल लाइफ से मतलब बाहर की लाइफ से उसको लिंक करना है। क्योंकि बच्चा स्कूल में रहता कितने टाइम है, 6 से 7 घंटे, उसके बाद तो उसे घर पर ही रहना है, मतलब आउटसाइड ही रहना है ना स्कूल से। तो उसको उसकी रियल लाइफ से लिंक कर पाएँ आप उसकी स्कूल लाइफ को। ये नहीं कि स्कूल लाइफ अलग और उससे बाहर की लाइफ अलग, मतलब इनको एक आपको लिंक करना है लाइफ से बच्चे की। ओके, इट विल डेमिनिश द गैप बिटवीन स्कूल होम एंड कम्युनिटी। मतलब जो स्कूल होम घर और कम्युनिटी के बीच में गैप को कम करना है, ये रिकमेंड किया है एनसीएफ 2005 ने। मतलब ये नहीं कि बच्चा स्कूल में आ गया तो उसकी लाइफ भी अलग हो जाएगी, फिर घर पे गया तो लाइफ अलग, कम्युनिटी में गया तो उसकी लाइफ अलग। नहीं, इनको इनमें के बीच में जो गैप है उसे ख़त्म करना है, और इनको इंटर रिलेट एक लिंक्ड करना है उसकी पूरी लाइफ को। क्योंकि सेंटर तो बच्चा ही है ना, हर जगह बच्चा ही है, घर में भी बच्चा है, स्कूल में, कम्युनिटी में, तो लाइफ तो बच्चे की है ना। और उसको आप सेंटर पे रख कर बच्चे को उसको मतलब एक से टुकड़ों से में भी नहीं बांटना कि उसकी वहाँ की लाइफ अलग वहाँ की लाइफ अलग, उसकी सब एक इंटर रिलेटेड हो, लिंक्ड हो एक दूसरे से। ठीक है, और इट डिस्करेज द बुकिश और रोट लर्निंग। मतलब डिस्करेज करना बुकिश नॉलेज को, रोट लर्निंग को। लर्न लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ये नहीं रटना। किताब हमने बुक दे दी और बच्चा इसको रट लाए, नहीं, रटने से दूर लेके जाना है। ये एनसीएफ की रिकमेंडेशन है। रटंत विद्या चलत नहीं इन सीटेट। बेसिक नॉर्मली सीटेट में तो चलता ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको के काम आती है।
और ऐसा ही ईवीएस में भी है। ईवीएस में सिर्फ आपको बच्चा कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए, यही उसमें स्किल आपको डेवलप करनी है। बुकिश नॉलेज से, रटने से उसे दूर लेके जाना है। ओके, textbook developed on this basis attempt to implement the idea of discourage rote learning। मतलब टेक्स्ट बुक का निर्माण उस पर होना चाहिए कि वो रूट लर्निंग को डिस्करेज करें, रूट लर्निंग को बढ़ावा ना दें, रटने को बढ़ावा ना दें। लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित होनी चाहिए बुक्स। अब वैसे नॉर्मली बुक्स आती भी ऐसी हैं, उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों से करके सीखने पर जोर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के बेस पे ये बुक्स नॉर्मली बनाई जाती हैं, आती हैं। इट विल हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NP 1986। इससे हमें क्या है, मतलब जो 1986 की NPE में भी उसका जो आउटलाइन है कि हमें बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, अब है भी चाइल्ड सेंटर्ड ही एजुकेशन है फ़िलहाल, और चाइल्ड को ही सेंटर में माना जाता है। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और बच्चा ही होल सोल है आज के टाइम में। ये इससे रिलेटेड मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है, ये वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 नोट 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 इस नोट पे ध्यान दीजिएगा। प्रपोज इन द कंटेक्स्ट ऑफ EVS टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा EVS शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करता। ओके, ये नहीं बहुत क्वेश्चंस आपके गलत करा सकता है और सही भी करा सकता है अगर आपका ध्यान इस पर चला गया तो। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को तो ये प्रमोट करता है NCF, और फेमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स ये तो थोड़ा नेगेटिव है। थीमेटिक अप्रोच, हाँ इस पर भी ये भी सही है। लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट, बच्चों के अनुभव संदर्भ के साथ संबंध बनाना, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? गलत है तकनीकी शब्दों से परिचय कराना। बी ऑप्शन इसमें गलत है और हमारे से पूछा भी गलत ही है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रयोग करना भी, विषयगत दृष्टिकोण और बच्चों के अनुभव संदर्भ के साथ संबंध, ये तीनों सही हैं। बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। और हमारे से रॉन्ग ही पूछा गया, नोट है ना ऊपर। ओके, ये इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब एकीकृत अध्ययन। ओके, द चाइल्ड लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, जो बच्चे के चारों तरफ वो एनवायरनमेंट है ना, वो बच्चा एक होलिस्टिक मैनर में देखे। एंड डज नॉट कंपार्टमेंटाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, मतलब नॉलेज को ये नहीं बांट के देखिए ये साइंस, ये सोशल साइंस, ये EVS, इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाए बच्चे को। EVS के अंदर ही मतलब ये सब जो टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड हों, क्योंकि बच्चा ये से थोड़ा ना पढ़ेगा अब ये साइंस का टॉपिक है या ये सोशल साइंस से रिलेटेड कोई घटना या मतलब बात है। वो तो एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, अपने चारों तरफ जो उसके एनवायरनमेंट है ना, वो उसको होलिस्टिक मैनर में देखता है बच्चा। Hence, EVS in class 3rd and 5th integrates the concept and issues of science and social science and environment education. Okay. This subject is not there in classes 1st and 2nd. हाँ, EVS में ना फर्स्ट और सेकंड क्लास में इसकी बुक्स नहीं होती। EVS फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड में EVS की कोई बुक्स नहीं होती। इन्हें EVS में फर्स्ट और सेकंड में EVS नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। बट द इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इट आर मींट टू बी ए पार्ट ऑफ
लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, मतलब लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में ही इनको कवर कर लिया जाता है, इनके इशूज़ जो हैं या इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbooks for EVS for class first and second. The most appropriate reason for this is, मतलब फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं है EVS की बुक्स, ये हमारे से यही इसमें पूछा गया है। टू रिड्यूस द लोड ऑफ करिकुलम, ये नहीं, ये तो सही नहीं होगा। EVS इज़ ओनली फॉर क्लास थर्ड ऑनवर्ड्स, ये तो ऊपर इसमें क्वेश्चंस में बताया गया, तो इसमें अलग क्या है। लर्नर्स इज इन क्लास इज फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट रीड एंड राइट, क्या ऐसा है? चलो देखते हैं। टू प्रोवाइड ए कंटेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही, एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना, यही राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? डी। ओके, मतलब NCF 2005 क्या रिकमेंड नहीं करता? करिकुलम टेक्स्ट बुक फॉर EVS फॉर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब NCF 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए EVS के लिए किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण है कि एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। In EVS, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. Why? मतलब EVS में अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संकलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? ये नहीं है ना, क्यों? बच्चा समग्र रूप से अपने परिवेश को देखता है, ए ऑप्शन। हाँ, हो सकता है ये भी, आगे देखते हैं क्या इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन है। बी, यह एक अच्छी शिक्षण रणनीति है। अच्छा, देखते हैं। यह सिलेबस लोड को कम करने के लिए है। जहाँ भी सिलेबस के लोड को कम करना हो ना, ये समझ लो ये नेगेटिव है, ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है सही। ठीक है, डी ऑप्शन है, EVS के सिलेबस को CBSE द्वारा निर्धारित किया गया है, ये तो सबको पता है। तो ये जो वर्ड आ गया ना होलिस्टिक मैनर, ये पॉजिटिव वर्ड है, और EVS में जहाँ भी दिख जाए ना आपको, यही ऑप्शन सही होगा, ये मान लीजिएगा आप। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। ठीक है, ओके। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। टेक्स्ट बुक इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब जो टेक्स्ट बुक है वो ओनली सोर्स नहीं है नॉलेज का, बट शुड support children to construct knowledge through all sources such as by people, their environment, newspaper, etc. मतलब टेक्स्ट बुक जो है ना वो होल सोल नहीं है, सिर्फ एक सोर्स है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बच्चे को हेल्प करती है कि बच्चा कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। ओके, there is no place for definition and mere information in the textbook of EVS. Even the language used in the book is not formal, but that is spoken by children. मतलब फॉर्मल नहीं, लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज़ नॉट फॉर्मल, वो फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, बट जो बच्चा डेली अब नॉर्मली बोलता है वही लैंग्वेज बुक्स की होनी चाहिए। उसमें डेफिनेशंस नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कोटेशंस नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी हो जो बच्चे की लाइफ से रिलेट कर सके, बच्चा उसे समझ पाए, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, अब उसमें तुम कोटेशंस भर दो, मतलब इस तरीके की कुछ भी, मतलब बच्चे के तो किसी काम की नहीं है ना, जो बच्चे से की समझ में आए वही उसी तरह की लैंग्वेज बुक्स की होनी चाहिए। Which one of the following characteristics should an EVS textbook at the primary level not have? प्राइमरी लेवल पर जो EVS की बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं प्राइमरी लेवल पर, उनमें
क्या नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। इसमें नोट है ना इंग्लिश में। इसमें सच्ची कहानियाँ और घटनाएं शामिल हैं। बी ऑप्शन, यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है। सी, यह एक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है। ये डी ऑप्शन, यह छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है। इट कैटर्स टू डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड्स ट्रू स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स। इसमें बी ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन सही है, मतलब गलत है, और हमारे से पूछा भी गलत ही गया है। ओके, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस की कोई जगह नहीं है ईवीएस की बुक्स में। इसमें सच्ची कहानियाँ हैं, घटनाएं, ये सही है। यह एक एकीकृत तरीके से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत करता है, ये भी सही है। ये छात्रों की विविध पृष्ठभूमि को पूरा करता है, ये भी सही है। और गलत क्या है कि यह अमूर्त अवधारणाओं की परिभाषा और स्पष्टीकरण पर केंद्रित है, ये गलत है। ओके, और हमारे से पूछा भी गलत ही गया था, तो बी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू ईवीएस। मतलब ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है कथन। ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, ये तो सही है। इसमें क्या गलत है। बी, ईवीएस शिक्षार्थियों को अपने वातावरण का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। ईवीएस विवरण और परिभाषाओं पर जोर देता है, ये ही गलत है, क्योंकि ईवीएस में परिभाषाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब कोटेशंस को रटवाने पे जोर नहीं है ईवीएस में, ठीक है। तो यही हमारे से इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा है। ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, ये तो बिल्कुल सही है कि ईवीएस की प्रकृति जो है वो एकीकृत है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें यहाँ पे सी सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेजर द बर्डन, मतलब बर्डन को कम करना है बच्चे के। मतलब ये नहीं कि बुक्स इतनी हो कि बच्चा उनमें दबी जाए। डेली टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू टीचिंग। मतलब बच्चे के बर्डन को कम करना है, बुक्स का बर्डन कम करना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करानी है, बच्चे को करके सिखाना है। यानी कि बस बुक्स भर दो बैग में और कहो कि रटो जाओ इन्हें रटो जाओ, ऐसा नहीं है। बुक्स के बर्डन को कम करना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है अपने टाइम टेबल में। जो डेली टाइम टेबल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएं और जितनी रिक्वायर्ड हो और उसके हिसाब से ही अपनी टीचिंग की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। ओके, द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन विल ऑल्सो डिटरमाइन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस गुड एट स्कूल। Higher priority and space should be given and opportunities for contemplation, wondering, discussion in small groups and activities requiring hands-on activities। मतलब hands-on activities पे जोर देना है, बच्चे ग्रुप में डिस्कशन कर पाएँ, ये हमें डेवलप करना है। उनमें उच्च चिंतन मतलब बच्चों में डेवलप कर पाएँ, सोच, उनके छोटे समूह में चर्चा और अनुभव वाली गतिविधियों के अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चों को। ओके, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज़ चाइल्ड सेंटर। जो ईवीएस की जो बुक्स है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, क्रिएटिविटी पर बेस्ड होनी चाहिए, सो दैट चिल्ड्रन गेट ए लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर। जहाँ एक्सप्लोर आ जाए ना, बच्चे के एक्सप्लोरेशन की बात आ जाए कि बच्चा नॉलेज को एक्सप्लोर करे, कंस्ट्रक्ट करे, वही ये समझ लीजिए कि यही ऑप्शन सही है अगर पेपर में भी कहीं आपको दिखे, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है ईवीएस में। ओके, एंड आर नॉट कंपील्ड टू लर्न बाय रूट। मतलब बच्चे को रूट मेमोराइजेशन से दूर लेके जाना है
और वो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर पाए, नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाए। इस तरीके के स्किल्स हमें बच्चे में डेवलप करनी होंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ EVS टीचिंग एट प्राइमरी लेवल? मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है EVS टीचिंग का प्राइमरी लेवल पर? कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग स्किल्स, सही है ये भी। गतिविधियों का संचालन और कौशल विकसित करना, हाँ ये भी ठीक है। बी ऑप्शन, अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, नो ये तो रॉन्ग हो गया भाई। मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना कहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है इसका? और सी ऑप्शन है, विज्ञान की मूल अवधारणाओं को समझाना, ये भी नेगेटिव है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से शिक्षार्थियों को जोड़ना, ये बेस्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा था ना, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। अब ये कुछ NCERT है, यहाँ से NCERT का जो 15 नंबर का आपका सेक्शन देता है, पर 15 नंबर की NCERT है, और 15 नंबर की जो पैडागोजिकल जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे NCERT के कुछ पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही अब डिस्कस करने वाले हैं। द बम्बो एंड ड्रॉप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन असम, जो बांस और रस्सी का पुल है स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल होता है कहाँ? असम में। बम्बो एंड ड्रॉप ब्रिज कहाँ यूज़ होता है? असम में, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ बांस का और रस्सी का पुल बनाया जाता है जिससे बच्चे स्कूल जा पाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द बम्बो एंड ड्रॉप ब्रिज इज़ बीइंग यूज्ड इन असम, असम में बांस और रस्सी का पुल यूज़ किया जाता है स्कूल जाने के लिए। ट्रॉली कहाँ पे यूज़ की जाती है? लद्दाख में। लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली को यूज़ करते हैं। और सीमेंट ब्रिज नॉर्मल एरियाज़ एट ओवर वाटर, मतलब नॉर्मल एरियाज़ में और पानी ओवर वाटर, पानी के ऊपर से जाने के लिए बच्चे सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। वेलम एक स्मॉल वुडन बोट है जो केरला में यूज़ होती है, मतलब छोटी लकड़ी की नाव है वेलम। वेलम एक छोटी लकड़ी की नाव का नाम है जो केरला में यूज़ होती है। स्कूल जाने के लिए नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है वेलम का, केरला में। केमल कार्ट मतलब ऊँट गाड़ी, ये यूज़ होती है राजस्थान में। ओके, बुलेट कार्ट्स विलेज इन प्लेन्स, जो विलेज हैं प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे बैलगाड़ी यूज़ की जाती है स्कूल जाने के लिए। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन इन माउंटेन्स, उत्तराखंड में जो पाथ्स हैं वो रॉकी हैं और अनइवन हैं, मतलब उबड़ खाबड़ हैं। ठीक है। ए बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स द हेल्प देम टू हियर, मतलब जो बर्ड्स हैं ना उनकी आंखें उनके हेड पर होती हैं, सर पर होती हैं, और जो होल्स हैं ना उनके पास सर पर जो होल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं फीदर्स से, जो उन्हें हेल्प करते हैं सुनने में। ठीक है। लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स, जो लिजार्ड आपने देखी हो ना छिपकली, उसके भी सेम ईयर्स होते हैं, मतलब सेम होल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सुनने में, हियरिंग में। ओके। क्रोकोडाइल टू हैज़ इट्स ईयर्स लाइक दिस बट वी कांट सी दैम, जो क्रोकोडाइल है ना उसके भी ईयर्स ऐसे ही होते हैं, मतलब एक छिद्र होता है जिनके द्वारा वो सुन पाते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते ज़्यादा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रोकोडाइल के ईयर्स हैं, बहुत स्मॉल से दिख रहे हैं ना, इनसे ये सुन पाते हैं। ये फेरी इज़ अ काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला, ये फेरी है जो केरला में यूज़ होती है। ओके। सेलेक्टेड EVS NCERT नोट्स हैं कुछ, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ से याद रहे, आप दोबारा से फिर
वीडियो को दोबारा दोबारा देखें। आप अपनी एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इन ये जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हें नोट डाउन करते चलिए सीक्वेंस वाइज। ओके, तो द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन ए ट्रेन टिकट, मतलब ट्रेन टिकट पर आपको क्या क्या डिटेल्स मिलती हैं, ये उसी के बारे में एक छोटा सा नोट है। द ट्रेन नंबर, जो ट्रेन का टिकट होता है ना, उस पर आपको एक ट्रेन का नंबर मिलेगा। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कब से जर्नी स्टार्ट हो रही है उसकी डेट मिलेगी। द बर्थ एंड कोच नंबर मिलेगा आपको उस पर। द फेयर, कॉस्ट ऑफ द टिकट का जो कॉस्ट होता है वो मिलेगा द फेयर के नाम से। द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितने, कहाँ से आप कितना चल रहे हैं, कितनी दूरी है, वो किलोमीटर में मिलेगी आपको। ओके, ये कुछ, ये आप ट्रेन का टिकट देख भी सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ट्रेन का टिकट, ट्रेन का नंबर, कहाँ से, मतलब कब से ट्रेन शुरू हुई, और कितना कॉस्ट है ट्रेन का टिकट का, ये सब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। या आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्या क्या डिटेल आपको ट्रेन के टिकट पर मिलेगी। और ये कर्नम मलेश्वरी हैं, या आपने न कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में देखा भी होगा। इनसे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? कर्नम मलेश्वरी इज़ ए वेट लिफ्टर, ये एक वेट लिफ्टर हैं जो कि आंध्र प्रदेश में रहती हैं। इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल हैं। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब ये 12 साल की थी ना, तब से ये वेट लिफ्टिंग का काम कर रही हैं, मतलब वेट लिफ्टर हैं 12 साल से। नाउ शी कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, मतलब 130 किलोग्राम तक का ये वेट उठा सकती हैं। कर्नम हैज़ वॉन 29 मेडल्स, इन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। इन इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल जीत चुके हैं कर्नम मलेश्वरी, जो हैं आंध्र प्रदेश की, जो 12 साल से वेट लिफ्टिंग का काम कर रही हैं। वेट लिफ्टर हैं 12 साल की उम्र से, और 130 किलोग्राम वेट ये लिफ्ट कर सकती हैं, उठा सकती हैं। इनकी 4 बहनें हैं जो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ओके, इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जीनिया आर यूज्ड टू डाई क्लॉथ्स, मतलब कपड़ों को डाई करने के लिए मैरीगोल्ड्स का, जीनिया के जो फूल हैं इन्हें यूज़ किया जाता है। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, जो फ्लावर वैली है वो उत्तराखंड में है। यूके, गरीबों का यूके कहा जाता है शॉर्ट में, लेकिन द फ्लावर्स वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। फ्लावर वैली कहाँ है? उत्तराखंड में। फ्लावर वैली उत्तराखंड। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लावर वैली कहाँ पे है, तो फ्लावर वैली है उत्तराखंड में। ओके, द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इज़ इन उत्तर प्रदेश एंड फेमस फॉर इत्र मेकिंग, जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वो फेमस है इत्र के लिए। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, या कन्नौज डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, या इत्र कहाँ के फेमस हैं। इस तरह के से क्वेश्चंस घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग्स पे क्वेश्चंस पक्का आपसे पूछा जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग्स में जो कलर्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, या जो इनमें जो पिक्चर्स हैं इनमें किस तरह की पिक्चर बनाई जाती हैं, फ्लावर्स की या एनिमल्स की, किस चीज़ की मतलब पिक्चर इसमें बनाई जाती हैं। इस तरीके से, या कहाँ की मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, या बिहार की पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी, ये मधुबनी पेंटिंग है। इट इज़ ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, ये फोक आर्ट की बहुत पुरानी एक प्रकार है फोक आर्ट का। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी, क्या आप जानते हैं इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है?
देर इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जाती हैं वो डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है, इसलिए इनको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहाँ ये मधुबनी पेंटिंग्स बनती हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice। ये जो पेंटिंग्स है ना ये बनती हैं पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, चावल के आटे से बनती हैं ये। इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड, जिसमें कलर को मिक्स किया जाता है। कलर भी ओरिजिनल कलर होते हैं, नेचर से ही प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कुछ सिंथेटिक या इस तरीके से नहीं होते अलग से बनाए हुए, ये सब नेचुरल होता है। चावल के आटे से मधुबनी पेंटिंग बनती है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, तो वहीं की ये मधुबनी पेंटिंग है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने चाहिए। टू मेक दीज इंडिगो मतलब नील, टर्मरिक हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स आर ट्रीज ETC आर यूज्ड। ये जो पेंटिंग्स है ना मधुबनी पेंटिंग्स, इनमें इंडिगो कलर का यूज़ किया जाता है, टर्मरिक हल्दी का, और फ्लावर्स जो जीनिया वगैरह ये जो थी ना इनका कलर इसमें यूज़ किया जाता है इस मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, इन पेंटिंग्स में ह्यूमन बींग्स को दिखाया जाता है, एनिमल्स को और ट्रीज़ को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, फिश को, मछली को, एंड मैनी अदर एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बींग को दिखाया जाता है इसमें। नेचर से रिलेटेड है ना, नेचुरल चीज़ ही इसमें यूज़ की जाती है, कलर वगैरह सब चावल का आटा पे एज ए पेस्ट की तरह। और ये सब बस इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कुछ मधुबनी पेंटिंग से। जो बेलवेनिका विलेज है वो कर्नाटका में है। बेलवेनिका क्या है, या कर्नाटका में विलेज है बेलवेनिका, बस ये आप पॉइंट्स याद रखिए। गिजुभाई बधेका lived in Gujarat. He wrote many stories for children. गिजुभाई बधेका कहाँ के हैं, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो ये आप ध्यान रखें कि वे गुजरात से थे और उन्होंने काफ़ी स्टोरीज बच्चों पर लिखी हैं। An Indian robin lays its eggs in between of stones along roadside। जो इंडियन रोबिन है वो अंडे देता है पत्थरों के बीच में रोड साइड पर, ये पॉइंट आप याद रखें। कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। जो कोयल है वो अपने एग्स लेज करती है कहाँ पे, कोए के नेस्ट में, मतलब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो कोए के घोंसले में चली जाती है। बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। बट जो पक्षी हैं वो नेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट, मतलब जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर आते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं, नेस्ट है क्रो का और इसमें एग हैं कोयल के। जो कोयल का एग है ना वो स्लाइटली स्मॉलर होता है क्रो के एग से। ओके, नर्मदा इज़ इन आंध्र प्रदेश, नर्मदा आंध्र में है, और हलगुडी इज़ इन कर्नाटका। द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीम संघ इन हिलगुंडी। हिलगुंडी को जो ये जगह है इसमें बच्चों की जो पंचायत है उसे भीमा संघ कहा जाता है। अबाउट बेनियन ट्री, अब बेनियन ट्री से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree। जो ये बनियन ट्री आपने देखा होगा उसकी जो शाखाएं सी लटकी रहती है ना, ये ब्रांचेज, ये उनकी ब्रांचेज नहीं होती, उनकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं। ठीक है। डिजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। जो डिजर्ट ओक है वो पाया जाता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ओक ट्रीज रूट्स
गो डीप, जो ओक ट्रीज होते हैं उनकी जो जड़ें होती है ना वो डीप में जाई हुई होती हैं, इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, मतलब पानी तक उनकी जड़ें जाती हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, जो वो पानी स्टोर होता है ना वो ट्री ट्रंक में स्टोर होता है। ओके। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। जो बिहू फेस्टिवल है असम का फेमस फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में, और उन किस ओकेजन पर, जब उनकी चावल की फसल आती है ना उस टाइम पे बिहू का फेस्टिवल असम में, बिहू के असम के जो लोग हैं वो बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कब? जब उनकी राइस क्रॉप, न्यू राइस क्रॉप आती है, चावल की फसल मतलब जब उनके यहाँ आती है तो उनको बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बिहू फेस्टिवल को। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of January और इन द फर्स्ट एंड सेकेंड माह, द 10th month of असम्स कैलेंडर। ओके। सेलेक्टेड EVS NCERT नोट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। द मैक भेलाघर फ्रॉम बम्बू, वो बम्बू से एक भेलाघर बनाते हैं, मतलब ये उनका सेलिब्रेट करने का तरीका है। मुख्तारपुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, उसमें एक गांव है मुख्तारपुर। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र, परफ्यूम प्रोडक्शन etc। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वर्क है वो किया जाता है कारपेट को बुनाई का, टॉय मेकिंग खिलौने बनाना यानी कि, और इत्र के प्रोडक्शन का। These things have become famous by the name of the place where they are made, like Kullu shawls, Madhumani paintings, Assam silk, Kashmiri embroidery. Okay. Abu Dhabi is in UAE। अबू धाबी कहाँ पे? UAE में है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स। और अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम, ये आप याद रखें। अबू धाबी कहाँ है? UAE में, और वहाँ की करेंसी दिरहम। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, हु इज़ ए डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड। वो फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने परेड को लीड किया था। वहीदा प्रिज्म इज़ फ्रॉम धन्ना मंडी विच इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये थाना मंडी है जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में, वहाँ से हैं ये वहीदा प्रिज्म, फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन ए परेड इज 36। Selected EVS NCERT notes, Tibetan also called Bhuti is the language spoken in Ladakh। तिब्बतन लैंग्वेज को भूती लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो बोली जाती है कहाँ? लद्दाख में। ओके। मदर इन भूती लैंग्वेज में माँ को आमाले कहा जाता है और पिता को अब्बाले। तिब्बतन एक लैंग्वेज है जिसे भूती लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख की है। उसमें माँ को अम्माले, पिता को अब्बाले ये कहा जाता है। ओके। एज द आंट्स मूव दे लीव ए स्मेल, जैसे कीड़ियाँ चलती है ना, आपने देखा होगा कि कीड़ियाँ लाइन में ही क्यों चलती हैं, ये चलती हुई एक स्मेल को छोड़ती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, जो उसके पीछे चींटियाँ आ रही होती हैं ना, वे उस स्मेल को फॉलो करते हुए रास्ता फाइंड आउट करती हैं। ओके। ए सिल्क वर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मतलब एक जो रेशमी कीड़ा होता है वो अपनी फीमेल रेशमी कीड़े को उसकी बहुत किलोमीटर से भी उसकी स्मेल से पहचान लेता है।
ओके, चलो मैं तेरी खुशबू से तुझे पहचान लूँगा, यही यहाँ शायद फिट बैठेगा गाना। ओके, मॉस्किटोज कैन फाइंड पीपल बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडी। जो मॉस्किटो हैं वह पीपल को कैसे फाइंड आउट करते हैं? उनकी स्मेल से, उनके शरीर जिससे जो स्मेल निकलती है उससे मॉस्किटो हमें ढूंढ लेते हैं और हमारा खून चूस के ले जाते हैं। दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ देयर फीट। मतलब हम पैर के पैर के तलवे से हमें फाइंड आउट कर लेते हैं और हमारी स्मेल से हमें सूंघ लेते हैं। द हार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड द हीट ऑफ देयर बॉडी, हमारे शरीर के टेम्परेचर से भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। They can make out it another dog has come into their areas by the smell of its urine or potty। मतलब जो डॉग हैं वो अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं और दूसरा उनके एरिया में आया या नहीं ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? उनकी यूराइन से और उनकी पोटी से। ओके, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड्स of the head and their eyes can focus on the two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि ये एक टाइम पे दो साइड भी देख सकती है शायद। ये आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. That's why birds have to turn their heads to see around। मतलब आपने देखा होगा ना किसी भी बर्ड को कि उन्हें देखने के लिए बिल्कुल अपनी गर्दन इधर से इधर करनी होती है, यानी कि वे सिर्फ आँख घुमा के देख लें क्योंकि उनकी आँखें फिक्स होती हैं और उन्हें अपनी गर्दन घुमा कर ही दूसरी साइड देखना होता है। ओके, Some birds like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can see। मतलब ये जो काइट मतलब चील, बाज और वल्चर है ना, ये हमारे से 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। मतलब 4 गुना दूरी का हमारे से ज़्यादा देख पाते हैं, जूम आउट कर पाते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters। मतलब जो हम 2 मीटर की दूरी पर देख पाएंगे ना वो वे 8 मीटर की दूरी पर देख पाते हैं इतनी आसानी से। कौन कौन से? काइट्स, ईगल और वल्चर। काइट्स, ईगल और वल्चर 4 टाइम बेटर देख पाते हैं हमारे से। ओके, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। मतलब जो जानवर हैं वो उन्हें अलग अलग कलर नहीं दिखते, जैसा हमें पता है कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लू है, ये ब्राउन है। उनके लिए ब्लैक लाइफ जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट है उनके लिए लाइफ। ओके, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। मतलब जो एनिमल्स रात में जागते हैं ना उन्हें लाइफ सिर्फ काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है, उन्हें कलर से इतना कलर उनके लिए मैटर नहीं करता। ये पॉइंट्स है कि बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स। जो कान होते हैं ना पक्षियों के वो एक छोटे होल होते हैं जो फीदर्स से ढके हुए होते हैं जिनसे वे सुन पाते हैं। ठीक है, Some birds and animals have different sounds for different situations such as for danger or happiness। मतलब कुछ जानवर और पक्षी अलग अलग आवाज़ निकालते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, जैसा डेंजर में अलग आवाज़ निकालते हैं और जब वे खुश होते हैं तो वे अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं, जैसा कि लैंगर, टाइगर और लियोपार्ड। मतलब जब वे खुश होते हैं तो वे अलग तरीके से साउंड करते हैं, जब वे डेंजर में होते हैं मतलब उन्हें कुछ
ख़तरे का आभास होता है तो वह अलग तरीके से साउंड करते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम। मतलब कुछ जानवर ऐसे हैं जो अजीब सा बिहेव करने लगते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक या तूफान आने वाला है। उससे ये देख के अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ मतलब अजीब या मतलब कुछ गलत होने वाला है। ठीक है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल कम टू नो डेंजर। मतलब जो उनके आसपास के जो एनिमल होते हैं ना उनके इस बिहेवियर को देख कर समझ पाते हैं और वह मतलब पहले ही ये भाप जाते हैं कि हाँ कुछ डेंजर या मतलब कुछ खतरा है यहाँ पे। स्नैक्स आर डीफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो स्नैक्स होते हैं वो डीफ होते हैं, बहरे होते हैं, मतलब वे सिर्फ वाइब्रेशन की आवाज़ को सुन पाते हैं। जैसे कि वो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना कि बीन बजाओ तो ये आ जाते हैं, बट इनको सुनाई नहीं देता, ये वाइब्रेशन की उस पर आते हैं, सुन के नहीं आते साउंड को, वाइब्रेशन की जो फील होती है ना उससे आते हैं। स्लोथ से भी क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। स्लोथ इट लुक्स लाइक ए बियर। ये बियर नहीं, ये स्लोथ है। इट इज़ ए स्लोथ, ये स्लोथ है और इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग। मतलब ये 17 दिन में 17 घंटे सोता है पेड़ पर उल्टा लटक के। और जिस पेड़ पर ये लटका हुआ होता है ना उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। मतलब सिर्फ ये पत्तियों पर ही जीवित रह सकता है। पत्तियाँ जिस पेड़ पर लटकता है 17 घंटे सोता है उसी की पत्तियों को खाता रहता है। जब उस पेड़ की पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो उस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पर चला जाता है। इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री, पास के ही किसी दूसरे पेड़ पर चला जाता है। इसकी लाइफ है 40 साल तक स्लोथ जिंदा रह सकता है। इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज। मतलब 40 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 8 ही ट्रीज़ पे वो मूव करता है और जिस पेड़ पे मूव करता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार वो नीचे उतरता है, खुद को मतलब रिलीफ देने के लिए, टू रिलीफ इटसेल्फ। वो हफ्ते में एक बार ही पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी लाइफ कितनी है? 40 साल है। 40 साल में वो 8 पेड़ पे ही मूव करता है और 17 घंटे दिन में सोता है। ये इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, मतलब इम्पोर्टेंट्स है इसके बारे में स्लोथ के। इससे आपको पेपर में क्वेश्चंस पक्का मिल जाएगा। अबाउट स्लीप, lizards go into a long deep sleep for almost a season। मतलब जो लिजार्ड हैं, जो छिपकली है ना, वो एक सीज़न के लिए सोने के लिए चली जाती हैं। मतलब सर्दी सर्दी ना आपको लिजार्ड नहीं दिखेंगी आपकी दीवार पे, वो सोने के लिए चली गई हैं, समझ लीजिए। ठीक है। काउ स्लीप्स अराउंड 4 आवर्स। जो गाय हैं वो 4 घंटे सोती हैं। पाइथन स्लीप्स अराउंड 18 आवर्स। ओ अच्छा। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स। सबसे कम तो जिराफ ही सो रहा है भाई। जिराफ स्लीप्स 2 आवर्स। कैट स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स। ओके। तो सबसे कम कौन सो रहा है? जिराफ। और सबसे ज़्यादा कौन? पाइथॉन्स। ओके। लिजार्ड तो पूरे एक सीज़न के लिए सो रही है, ये भी है। काऊ 4 घंटे, कैट 12 घंटे, जिराफ 2 घंटे। ओके। थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द टाइगर। कुछ थिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं जो आपको टाइगर के बारे में जाननी चाहिए। ए टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। मतलब जो टाइगर है वो 6 टाइम्स बेटर देख सकता है रात में। हम मोस्ट ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा, किसी भी जानवर से, किसी भी मतलब ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा टाइगर 6 टाइम बेटर देख सकता है नाइट में। द टाइगर्स विस्कर्स, जो टाइगर की मूछें होती हैं, आर वेरी सेंसिटिव। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे कैन सेंस, वह महसूस कर लेती हैं मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन द एयर। हवा में जो मूवमेंट्स हो रहे होते हैं ना, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको टाइगर्स की जो मूछें होती हैं वो महसूस कर लेती हैं अपने सेंस से। ओके। द हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। मतलब उसको वो अंधेरे में भी मूव करने के लिए
अपनी विस्कर्स को यूज़ करता है, वो आसानी से अंधेरे में भी मूव कर सकता है, डार्कनेस में भी। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and sounds of an animal moving on the grass। मतलब किसी भी जानवर के, किसी भी इंसान के पत्ते पे पैर रखने से भी जो टाइगर है ना, वो महसूस कर लेता है कि वहाँ कुछ है। ठीक है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव, जो टाइगर के कान है ना वो मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में ईयर उसके घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एंड दिस हेल्प्स टू कैच हिम द साउंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। मतलब उसके चारों तरफ जो साउंड्स हो रही होती है ना, वो उसके ईयर्स आसानी से कैच कर लेते हैं। वो अराउंड डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। मतलब जो टाइगर है वो डिफरेंट साउंड निकालता है, अलग अलग आवाज़ें निकालता है अलग अलग पर्पज से। जैसा कि जब वो एंग्री होता है तो वो अलग साउंड करता है। जब वैन इट कॉल आउट ए टाइग्रेस, जब वो अपनी टाइग्रेस को कॉल आउट पुकारता है तो वो अलग साउंड निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नर। इट्स रोर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। मतलब जो टाइगर की रोर है ना, उसकी दहाड़ को आप 3 किलोमीटर की दूरी पर से सुन सकते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी से आप टाइगर की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसकी दहाड़ को। ओके। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। मतलब इंडिया में 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं जो जहरीले हैं। पहला कोबरा, कॉमन कैरट एंड रेसल वाइपर, सो स्काल्ड वाइपर, अफाई, डुबोइया, कॉमन क्रेट, कोबरा। ये 4 टाइप के स्नैक्स हैं जो पॉइजनस हैं। स्नैक हैज़ 2 hollow teeth। एक स्नैक हैज़ 2 hollow teeth, फैंग्स बोलते हैं इन्हें। द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू दीज फैंग्स। जो आपने देखे होंगे ना, उसके जो फैंग्स होते हैं, टीथ होते हैं 2 इधर नुकीले से, उनमें होल होता है, उनमें पॉइजन भरा रहता है। उनके थ्रू ही पर्सन की बॉडी में वो पॉइजन एंटर कर जाता है अगर वे किसी को टच कर लेते हैं अपने फैंस से। ओके। द मेडिसिन फॉर ए स्नैक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन। जो इसकी मेडिसिन है ना, वो स्नैक के पॉइजन से ही बनती है और वो अवेलेबल होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। नॉर्मली सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्नैक की मेडिसिन होती है जो बनी होती है स्नैक के पॉइजन से ही। ओके। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये चैप्टर भी है आपका। आवर स्टमक्स टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। हमारे जो पेट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री होता है। द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक। जो हमारे स्टमक में जूस होता है ना, वो एसिडिक होता है नेचर में। ओके। उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। और मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांड डिस्ट्रिक्ट। मतलब ज़्यादातर चावल कहाँ उगाए जाते हैं? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उड़ीसा में है। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा में है, वहाँ ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। मतलब यहाँ से इतने चावल उगाए जाते हैं यहाँ पे कि अलग स्टेट में भी सप्लाई होते हैं। डिस्पाइट ऑफ द मच प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब इतनी चावल का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, उसके बावजूद देयर आर मैनी पुअर पीपल इन कालाहांडी। कालाहांडी में बहुत गरीब लोग रहते हैं, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है अलग अलग स्टेट में। वो भी मतलब अलग अलग स्टेट में भी यहाँ से प्रोडक्शन किया जाता है चावल का, फिर भी यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। ओके। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उड़ीसा में। ओके डियर। मसलिन क्लॉथ्स
इज़ यूज्ड टू स्ट्रेन समथिंग। मसलिन के जो कपड़े होते हैं वह किसी चीज़ को स्ट्रेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइव्ड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद पिकल्स सो दैट नो मॉइस्चर इज़ लेफ्ट इन दैम। मतलब जो कंच के जार होते हैं ना, उन्हें धूप में रखा जाता है ताकि उसमें कोई मॉइस्चर बाकी ना रहे, जिससे अचार को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ओके, ये पिचर प्लांट है। प्लांट्स विच हंट, मतलब एक ये पिचर प्लांट है जो शिकार करता है, मेंढक का, चूहे का, इंसेक्ट का, इन सब का। मतलब ये बहुत क्लेवरली इन सब का शिकार कर लेता है। ओके, देर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। मतलब कुछ प्लांट्स हैं जो फ्रॉग्स को अपने जाल में फंसा के उनका शिकार करते हैं, उन्हें खा जाते हैं। इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, मतलब इंसेक्ट को भी और चूहों को भी। द पिचर प्लांट, नेपेंथीज बोलते हैं इसे, पिचर प्लांट को, इज़ वन सच प्लांट। इनमें से एक प्लांट पिचर प्लांट भी है जिसे बोलते हैं नेपेंथीज। ओके, और भी हैं इसे, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर यही पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। भारत में कहाँ? मेघालय में, और ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, इन तीनों जगह में पिचर प्लांट पाया जाता है, नेफेंथिस जिसका नाम है, जो कि शिकार करता है किसका? मेंढक का, इंसेक्ट का और चूहों का। इट हैज़ ए पिचर लाइक शेप, इसकी पिचर की तरह शेप होती है। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाय ए लीफ, और उसका जो मुँह है ना वो एक पत्ती से ढका रहता है। द प्लांट हैज़ ए स्पेशल स्मेल, इसमें से एक स्मेल निकलती रहती है, जिसको मतलब स्मेल सूंघ के जो इंसेक्ट हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर आकर फंस जाते हैं और ये उनका शिकार कर लेता है। मतलब बहुत क्लेवरली उसका इंसेक्ट का, चूहों का, मेंढक का शिकार करता है। ओके, अपने जाल में फंसा कर। व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, मतलब कितनी क्लेवरली ये इंसेक्ट का शिकार कर लेता है। ओके, दिस हैपन्ड इन 1948, ये 1948 की बात है कि जॉर्ज मेस्ट्रल है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? वेलक्रो का। He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts and many more. वेलक्रो का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। जो जूते में आपको दिखती हो ना वो वेलक्रो, इधर से मतलब चिट, उसे बोलते हैं वेलक्रो, जिसका आविष्कार किया जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ओके, थ्रू द आइज़ ऑफ अल्बरूनी, अल्बरूनी मतलब कहाँ के थे? ये आए थे उज्बेकिस्तान के, एक ट्रैवलर थे। उन्होंने अपनी बुक में यहाँ जो भी कुछ इंडिया में देखा उस टाइम पे, उन्होंने अपनी बुक में उसका जिक्र किया, उसको नोटिफाई किया। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री, जो उन्होंने अपनी कंट्री से यहाँ पे अलग पाया, उन्होंने उसको डिस्कस अपनी बुक में किया। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स of that time. The people here are very skilled at making ponds, मतलब यहाँ के जो लोग थे ना वो ponds को बनाने में बहुत skilled थे, बहुत महारत हासिल थी उन्हें। My countrymen would be surprised to see them, जो इनकी कंट्री में ऐसा नहीं होता होगा तो ये उनको देख के काफ़ी सरप्राइज होते थे। They pill up huge rocks and join them with iron rods to build Chabutras raised platforms all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. Okay. Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Baruni. This stamp came out in 1973, 1000 years after his birth. उनके जीवन के 1000 ईयर के बाद ये जो नोट है ये मिला है। ओके, अल बरूनी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से।
उन्होंने जो यहाँ अपने देश से अलग देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ के जो पॉन्ड्स बनाते हैं कुछ कंट्रीमैन, द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। ओके। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। डांडी मार्च मतलब दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तब तक इंडिया, तब की बात है कि गांधी जी ने एक मार्च निकाला था 1930 में, और ये था नमक के लिए। डांडी यात्रा भी इसे कहा जाता है, मतलब नमक के लिए ये यात्रा शुरू की गई थी। द ब्रिटिश हैड मेड ए लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक साल्ट देमसेल्व्स। मतलब ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने एक रूल पास किया था कि मतलब लोग नमक नहीं बना सकते। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन साल्ट, और उन्होंने नमक पर बहुत हैवी टैक्स लगा देता था, कर लगा दिया था। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक साल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। मतलब घर के इस्तेमाल तक के लिए नहीं लोग वो कर पा रहे थे नमक का इस्तेमाल, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, और खुद से लोग उसको मतलब उसका निर्माण भी नहीं कर सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लीव विदाउट साल्ट? कोई नमक के बिना कैसे रह सकता है? गांधी जी ने कहा, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन। मतलब जो नेचर ने हमें दिया है उस पर कोई कैसे कानून बना सकता है, क्या कैसे किसी को लेने से रोक सकता है? तो गांधी जी ने इसी के लिए डांडी मार्च निकाला 1930 को। गांधी जी with several other people went on a yatra long walk from Ahmedabad to Dandi seashore in Gujarat to protest against this law। उन्होंने इस लॉ के इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने एक यात्रा निकाली जो चली अहमदाबाद से डांडी तक। ओके। 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट हुआ। और ये इंडिया का मैप है, आप इसको अपने माइंड में छाप लीजिए, क्योंकि नॉर्मली इससे 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मैप से रिलेटेड। अब ये आप देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी, नीचे इंडियन ओशन, और अहमदाबाद, यहाँ पे अहमदाबाद है, ये डांडी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की यात्रा गांधी जी ने पैदल की। किसके लिए? जो अंग्रेज़ों ने लॉ बना दिया था ना नमक पे, उसको ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए गांधी जी ने ये पैदल यात्रा शुरू की 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की, और वे इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो गए थे। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने ईवीएस का जो पोर्शन सेक्शन रहता है आपका 30 नंबर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इससे अलग आपको अगर कुछ पढ़ना ही है तो आप PYQ का सेट लगा लीजिए बस। जो 30 पेपर लास्ट ईयर हुए थे ना, दिसंबर में ऑनलाइन ही हुए थे वे, आप उनको सॉल्व कीजिए। और उससे पहले मतलब 18 सन 2017 या 18 तक के बस आप PYQ सेट लगा लीजिए। इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें NCERT इंक्लूडेड हैं, पेडागोजिकल जो पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको इससे अलग और कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। बस इस वीडियो को देखिए और इनको पॉइंट्स को आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप अपने दिमाग के साथ ही तो पेपर में जाएंगे, चाहे इसको समझ लीजिए बस। और PYQ का सेट लगाइए। अलग से कोई प्रैक्टिस सेट मत कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, और ये जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इस वीडियो में, इनको फॉलो करें, तो आपका EVS का जो सेक्शन रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा, और 100% आपकी 25+ मार्क्स आप इनसे गेन कर सकते हैं। मतलब ये जो वीडियो देखी आपने ये, और PYQ का सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो अब तक हो चुके हैं उन सभी को सॉल्व कीजिए। ओके। इससे अलग आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी NCERT। आप अलग अलग से भाई 3rd क्लास की, 4th क्लास की, 5th क्लास की NCERT पढ़ो, नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी मेन पॉइंट्स हैं ना
वो इसमें सब इंक्लूडेड हैं। ओके, तो बस आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए, नोट्स बनाइए और बस PYQ सॉल्व कीजिए। ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आज हमने EVS को समझ लीजिए कंप्लीट कवर कर लिया है। इससे अलग आपको EVS के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना। ओके, सिवाय सिर्फ PYQ का सेट लगा लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है आगे के नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। हम फिर से उसकी एक मैराथन लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, CDP, हिंदी, इंग्लिश, इन सब की हम एक एक मैराथन में लगभग आपका ये जो सिलेबस है, जो मेन पॉइंट्स हैं, नॉर्मली बिल्कुल हम ये कहें कि 100% आपका इसी में से मिल जाएगा, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा तो अलग अलग, मतलब इससे बाहर भी आ सकता है ये। आप गारंटेड तो 20+ मार्क्स आपके यहाँ से गेन हो जाएंगे। हाँ, 25+ आ सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। और PYQ का सेट लगाइए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। 30 नंबर आपके इससे पक्के आप समझ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है इस चैनल पर किसी दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।